भाई बहन होना चाहिए। सुबह के 9 बजे शकुंतला देवी के घर पर। विवेक, तुम्हारी फाइल देखो मिल गई। मेरे कपड़ों में रख दी थी तुमने, बताओ। और कल तुम मुझ पर कितना चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहा था? बस पूछा तो था ईशा। तुम तो ऐसे बोलती हो, सुनने वाले को लगेगा भाई विवेक अपनी वाइफ को कितना टॉर्चर करता है। बच्चों को संभालने की उम्र में खुद बच्चे क्यों बन रहे हो दोनों? ये किस बहस में लग गए? हो गया ना काम, मिल गई ना फाइल। अब फ़ौरन दोनों खाने की टेबल पर चलो। मैं तो तैयार ही हूँ मम्मी जी, जब से उठी हूँ तब से बैठी कहाँ हूँ। विनीता को एक ही काम मुझे ही बताना पड़ता है, क्या बनाना है क्या नहीं। अच्छा मैं किचन में जा रही हूँ, आप विवेक को रेडी करवाइए। ईशा फ़ौरन किचन में जाती है जहाँ उसकी कुक प्लस काम वाली बाई रोटियाँ बना रही थी। अरे दीदी, आज आपने फिर से पराठे बना दिए। मैंने कहा तो था फुल्के ही बनाइएगा, वो भी बिना घी के। ऐसे ही मुझे फैटी लिवर हो रखा है। विवेक की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऑफिस का खाना खा खाकर ऐसे ही शरीर कचरा हुआ पड़ा है। अब ये पराठे मम्मी जी को खिला दीजिएगा, हमारे लिए जल्दी से फुल्के सेक दीजिए। और सब्जी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, मैं दही से ही रोटी खा लूँगी। मैं बाहर हूँ, जल्दी लगाइए खाना, टाइम हो रहा है हमारे निकलने का। भागते दौड़ते विवेक और ईशा अपना नाश्ता करते हैं। भैया दीदी, टिफ़िन तो छोड़ दिया आपने? अरे थैंक यू दीदी, अच्छा कि आपने याद दिलाया, वरना आज फिर कैंटीन से खाना खाना पड़ता। फ़ौरन टिफ़िन लेकर दोनों अपने अपने ऑफिस निकल जाते हैं। 2 घंटे बाद। आंटी जी मैं निकल रही हूँ, सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना। अरे ये बाथरूम तू साफ़ करके आई है? मुझे लगा अभी साफ़ करने जाएगी। मैं फिसलते फिसलते बची हूँ फर्श पर। अरे पूरा का पूरा सरफ पड़ा है, लगता है किसी ने डब्बा खोलकर सरफ रख दिया और ज़मीन पर। एक तो तू नाश्ते के वक्त ही दोपहर का खाना बनाकर चली जाती है और 2 घंटे में हाथ हिलाकर ऐसा काम करती है जो ना के बराबर होता है। मेरी बहू को तो लूट रही है तू। ठीक है ना, फिर जो आपकी बहू को ना लूटे ऐसे काम वाले ले आओ ना आंटी जी। आने दे ऑफिस से बहू को, कल तो तेरा नामो निशानी मिटा दूंगी मैं। और अगली सुबह यही होता है। विनीता के आते ही शकुंतला उस पर चढ़ जाती है। नहीं दीदी, आप कोई और देख लीजिए, इतनी बेइज्जती सहकर मुझसे काम नहीं होगा। अब दूसरी काम वाली ढूंढ लो आप। मैं भी देखती है 15,000 में कौन झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना करके देती है। ये रेट सुनते ही ना सब पीठ दिखाकर निकल लेगी। अरे रुक जाओ ना विनीता, रुक जाओ प्लीज़। ये कहती हुई ईशा पीछे से विनीता के हाथ में 1000 रुपये पकड़ा देती है। 5 मिनट दीजिए मुझे मम्मी जी, मैं अभी इससे बात करके आती हूँ। विनीता को ईशा किचन में ले जाकर कहती है, एक तू ही तो मेरा सहारा है विनीता। तू जानती है ना मम्मी जी पुराने ख्यालातों की है, थोड़ा तू भी एडजस्ट कर लेना। इस बार ना मैं तेरी तनख्वाह 16,000 कर देती हूँ, ठीक है? आपका चेहरा देखकर रुक रह लिए दीदी, वरना काम की विनीता को कोई कमी नहीं है। और कुछ ऐसा था ईशा का जीवन, जहाँ उसे खुद के लिए वक्त नहीं था। पर शादी को अब पूरे 2 साल हो चुके थे और उसकी सास को तो अलग ही टेंशन लगी पड़ी थी। रात को खाने के वक्त, यह सब ना ग्रह दोष है, और वो तो होगा ही अगर शादी के इतने दिनों तक घर में बच्चा नहीं आएगा, घर में किलकारी नहीं गूंजेगी तो घर में शांति आएगी कहाँ से? आखिरी बार इस घर में विवेक हुआ था, जिस बात को आज 28 साल हो गया। मुझे मत कहिए, बच्चा करना है तो मम्मी आप ही कर लीजिए, यहाँ खुद का शरीर नहीं संभल रहा, बच्चा कौन संभालेगा? अरे मैं हूँ ना, मैं संभाल दूँगी। इसी शहर में तेरी माँ का भी घर है, तेरी माँ के यहाँ छोड़ देना। और 2 साल में तो बच्चा खुद ही बड़ा हो जाता है, उसके बाद तो कोई टेंशन ना है। और तुझे ऑफिस छोड़ने को नहीं कह रही हूँ ना मैं बहू, बस 9वें महीने अगर तुझे ठीक लगे तो ऑफिस चले जाना, वरना घर पर आराम करना। इतनी छुट्टी तो ऑफिस वाले देते ही हैं। मैं तेरी नॉर्मल डिलीवरी करवा दूँगी। आज बच्चा हुआ और कल काम पर जाएगी तू। ईशा तो बच्चा पैदा करने को राज़ी ही नहीं थी, तो अब शकुंतला ने सहारा लिया अपने बेटे का। अगली शाम शकुंतला पड़ोसन के घर से एक छोटे से बच्चे को लेकर आती है और विवेक के ऑफिस जाने के वक्त बच्चे को ज़मीन पर अपने हाथों और पैरों की मदद से चलने के लिए छोड़ देती है। दरवाजे से जैसे ही विवेक अंदर आता है, उस छोटे से बच्चे को देखकर खुश हो जाता है। ले मेरा बेटा, ले मेरा बेटा। कहते हैं ना, बच्चे के साथ कोई भी बच्चा बन जाता है। अपने कपड़े चेंज किए बिना ही विवेक बच्चे के साथ खेलने लगता है। अब ऐसे ही हर रोज़ शकुंतला पड़ोसी से उसके बच्चे को घर ले आया करती। डिनर रेडी है विवेक, आ भी जाओ आप। नहीं मैं तो खेलूँगा। अपना बच्चा कर लेती तुम बहू, तो कम से कम विवेक को पड़ोसी के बच्चे से तो दिल नहीं लगाना पड़ता। देख कैसे विवेक इस पराये बच्चे से घुल मिल गया है। औरत का शरीर ही माँ बनने के लिए बना होता है,
और जो औरत माँ नहीं बनती ना, उसे 10 बीमारियाँ लग जाती है। और शकुंतला जी का ये फॉर्मूला काम आ ही जाता है और ईशा बच्चा पैदा करने के लिए राज़ी हो जाती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। ईशा अपने बच्चे को जन्म देती है। मेरी तो हालत ख़राब हो गई है मम्मी जी। आपने तो बोला था आज बच्चा कर, अगले दिन ऑफिस चली जाना। यहाँ तो लगता है 10 साल तक मैं अब उठकर चल भी नहीं पाऊँगी। अरे तो कौन भेज रहा है तुझे ऑफिस? एकदम आराम कर बहू, वैसे भी ना बच्चे को अभी तेरी ज़रूरत है। बच्चा होने के बाद क्या ऑफिस, क्या दूसरे काम। ईशा तो बेचारी दिन भर अपने छोटे से बच्चे में ही लगी रहती। रात को विवेक ऑफिस से आता है और कुछ देर बच्चे को खिलाकर फिर से ईशा को देते हुए कहता है, बच्चे को संभालने में ही समय निकल जाता है ईशा। अब तुम चाहो तो वर्क फ्रॉम होम तो कर ही सकती हो। अब देखो तुम्हारी सैलरी भी नहीं आ रही, हॉस्पिटल में अभी इतना एक्सपेंस हुआ है, अब घर पर बच्चा है तो हर रोज़ कुछ ना कुछ तो लाना ही रहता है। खर्चे इतने बढ़ गए और इनकम आधी हो रखी है। अब तो रिंकू भी 6 महीने का हो गया है। मुझे नहीं लगता अब तुम्हें ज़्यादा दिक्कत होगी। तुमने तो बोल दिया विवेक, 2 मिनट नहीं संभालता कोई से। पहले तो मम्मी जी ने कहा था पैदा कर लो मैं पाल दूंगी। 1 सेकंड के लिए अगर ये रो देता है तो मम्मी लाकर इसे मेरी गोद में रख देती है। मेरे ऑफिस में वो प्रिया नहीं थी क्या, उसकी भी डिलीवरी हुई है। 2 महीने नहीं हुए कि वापस से उसने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। देखो इच्छा हो ना तो सब कुछ हो सकता है। और कौन सा मैं तुम्हें ऑफिस जाने को बोल रहा हूँ, तुम्हारी ऑफिस की तो तुम बहुत पुरानी एम्प्लॉई हो, बात करो ना बॉस से, हो जाएगा मैनेज। और ईशा को 6 महीने बाद ही वर्क फ्रॉम होम लेना पड़ता है और इसके कुछ और दिन बाद बॉस का ऑफिस से कॉल आता है। अब तो मैं तुम्हें और वर्क फ्रॉम होम अलाउ नहीं कर पाऊँगा ईशा, क्योंकि बाकी एम्प्लॉयज़ भी है, सबको देखना पड़ता है। 1 हफ्ते और वर्क फ्रॉम होम कर लो, फिर ऑफिस ज्वाइन कर लो। हो गया कल्याण, अब इस बच्चे को घर पर कौन संभालेगा? मैं है ना दीदी, बस आप ना ज़रा तनख्वाह का ख्याल रख लीजिएगा। वाह 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 विनीता, इधर आ मेरे पास बैठ। विनीता मुझे तुझ पर ही भरोसा था, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। अच्छा मैं ना तुझे 22,000 दे दूँगी, तू रिंकू का ध्यान रखना। कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। मेरी सास पर तो मुझे रत्ती भर भी अब विश्वास नहीं रहा। विवेक और ईशा की भागदौड़ भरी ज़िंदगी वैसे ही चलती रहती है, पर पहले जो लोकल ट्रेन थी अब मेट्रो एक्सप्रेस हो जाती है, क्योंकि अब उनकी लाइफ में रिंकू जो ऐड हो गया था। 2 साल बाद। मम्मा, मम्मा। अरे यार देखो ना विवेक कैसे फूट फूट कर रो रहा है, कैसे जाऊँ मैं ऑफिस? वो तुम्हारे लिए नहीं रो रहा है, रुको मैं बताता हूँ। विवेक कमरे से लैपटॉप लाकर उस पर कार्टून मूवी लगाकर रिंकू के सामने रख देता है और रिंकू आराम से लैपटॉप में पिक्चर देखना शुरू कर देता है। ऐसे पलते हैं बच्चे समझी, ये 8 घंटे की लंबी सीरीज़ है, अभी ये शाम तक यहाँ से नहीं उठने वाला। ये कोई बात हुई भाई, ऐसे पलते हैं क्या बच्चे? अकेला बच्चा है घर पर, मन कैसे लगेगा इसका? 3 साल हो गए बेचारे को, अभी भी सही से साफ साफ नहीं बोल पाता। बोले भी कैसे? बात करने के लिए है ही कौन इसके पास? इसके माँ बाप तो अपना बस्ता उठाकर अपने काम पर चले जाते हैं। विनीता रसोई देखती रहती है और बुढ़ापे में मैं कितना ही बात कर लूँ इससे। इससे तो साथ खेलने वाला भाई या बहन चाहिए। यहाँ एक बच्चा नहीं संभल रहा और इसको भाई बहन ला कर तुम्हें। हाथ जोड़ती हूँ मम्मी जी, अब मुझसे नहीं होगा। वैसे बस्ते से याद आया, 3 साल का तो हो गया है रिंकू, अब इसका भी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। आधे से ज़्यादा वक्त स्कूल में रहेगा तो हमें भी टेंशन नहीं होगी। क्यों विवेक? विवेक और ईशा रिंकू का एडमिशन स्कूल में करवा देते हैं। पर जो बच्चा स्कूल जा रहा हो उसका होमवर्क देखना भी तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। सिर्फ होमवर्क देखना ही नहीं, होमवर्क करवाना भी। ईशा और विवेक जैसे ही ऑफिस से आते हैं, पापा आज टीचर ने बहुत मारा क्योंकि होमवर्क नहीं हुई थी और मैंने भी उनको बोल दिया यूजलेस। मम्मा आप भी मेरे को कहती हो ना? तो उन्होंने बोला कल मम्मी पापा को लेकर आना, पर आप दोनों तो ऑफिस जाते हो तो स्कूल कौन आएगा? दादी तो बूढ़ी है, मैं बूढ़ी दादी को नहीं ले जाऊंगा स्कूल। क्या? ओ माय गॉड, और यूज़ करो ऐसे वर्ड्स ईशा, बेचारे को होमवर्क भी नहीं करवाया। अरे ध्यान रखना चाहिए था ना। अच्छा मेरा बेटा, वाह। सारी जिम्मेदारियां मुझ पर है। बच्चा भी मैं पैदा करूं, जॉब भी मैं करूं, घर आने के बाद डिनर भी मैं बनाऊं और बच्चे का होमवर्क भी मैं करवाऊं। तो तुम क्यों हो यहाँ? माँ बाप दोनों तो मैं ही हूँ, तुम तो कुछ करती ही नहीं। तुमसे ज़्यादा सैलरी है मेरी, छोड़ देता हूँ नौकरी, बैठ जाता हूँ घर पर, फिर संभाल लेना तुम सारा खर्च।
30,000 की तुम्हारी सैलरी है, उसमें तुम कामवाली को खर्च देती हो और अपना थोड़ा बहुत पर्सनल खर्च भी निकालती हो। बाकी सब तो मुझ पर है ना ईशा। राशन कौन लाता है? मैं ही लाता हूँ। रिंकू का एडमिशन किसने करवाया? नर्सरी में 90,000 रुपये लगे, वो कहाँ से आए पैसे बताओ? अरे भाई तुम दोनों भी चुप हो जाओ। अब गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा। 5 साल का हो गया है रिंकू। अगर इसका कोई छोटा भाई बहन रहता तो उस पर जिम्मेदारी रहती उसे संभालने की। फिर खुद का होमवर्क तो करता ही, उसका भी होमवर्क करवा देता। और ये उलझुल शब्द तो उसके ज़बान पर आते ही नहीं। पर अब इसके आगे पीछे है ही कौन? सुन लो ईशा, सुन लो क्या कह रही है मम्मी। कभी कभी तो मुझे लगता है मम्मी आप ठीक ही कहती हैं। अकेला रहता है ना रिंकू घर पर, इसलिए इतना बिगड़ गया है और इसका ध्यान हमारी बातों पर रहता है। अपना खुद का भाई बहन रहता तो उसके साथ ही लगा रहता, फिर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक और बच्चा, समझ में भी आ रहा है तुम्हें? फिर मुझे ऑफिस छोड़नी पड़ेगी। एक बच्चे के पीछे इतने खर्च होते हैं, कैसे होगा सब मैनेज? अरे नहीं बेटा, एक बच्चे को पालने में जितना खर्च है ना, 10 बच्चों को पालने में भी उतना ही समय और उतना ही खर्च आता है। अब मुझे ही देख ले, 10-10 भाई बहन थे हम, क्या नहीं पले? उस ज़माने में तो इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी कि फ़ोन पकड़ा कर बच्चों को बिठा दो। पहले और आखिरी बच्चों में ही इतना फ़र्क हो जाता था कि भाई बहन ही एक दूसरे को पाल देते थे। मेरा तो कन्यादान भी मेरी बहन ने ही किया था। वाह, मतलब रिंकू की बहन आएगी। रिंकू इज़ वेरी हैप्पी। पता है दादी, अगर मेरी बहन आएगी तो मुझे राखी बांधेगी, जैसे कि चिंटू की बहन उसे राखी बांधती है। कल संडे है, कल सारा ऑफिस का काम छोड़ छाड़ कर मैं रिंकू के स्टडीज़ पर ध्यान देती हूँ। चलो तुम कमरे में। अगली सुबह उठते ही ईशा रिंकू को पढ़ने के लिए बिठा देती है। यूँ तो आपकी सास बकवास करती है दीदी, पर ये वाली बात ना सच कह रही है। मैंने बिना एक बच्चा होते ही दूसरा बच्चा कर दिया था। अब देखिए, मैं यहाँ रहती है तो पीछे से मेरी बेटी मेरे बेटे को संभाल लेती है। ईशा जिससे भी बात करती तो उसे 2 बच्चे होने के फ़ायदे ही गिनवाए जाते और इस बात को पक्का करने के लिए विवेक की कलीग अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ उनके घर आती है। हेलो विवेक। अरे प्रिया तुम, अरे यार मैं कल किसी और बात में फंस गया था, सबको बताना ही भूल गया था कि आज तुम आने वाली हो। बिट्टू, महर का ध्यान रखना। हाँ मम्मा, महर बेबी को बिट्टू संभाल लेगा, बस आप मम्मम दे दो महर की। और सबके सामने प्रिया का बेटा उसकी बेटी को संभाल रहा था। आप प्रिया से ही पूछ लो। तुम बताओ बेटा, कोई दिक्कत होती है क्या 2 बच्चों को संभालने में? बिल्कुल नहीं आंटी जी, बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो बेटा ही मेरी बेटी को संभाल देता है, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे तो हकीस भी चेंज करने आते हैं आंटी। ये देखो, यही तो समझाना चाह रहा था मैं ईशा तुम्हें। क्या बताऊँ यार प्रिया, परेशान हो गया हूँ मैं। हमसे ना रिंकू संभल ही नहीं रहा, हमारे पीछे बेचारे का मन ही नहीं लगता। मम्मी ने कितनी बार समझाया ईशा को कि दूसरा बच्चा कर लो, पर उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। अरे पर अभी क्या हड़बड़ी है? एक तो शादी के 3 साल बाद हमने पहला बच्चा किया, वो भी क्यों? क्योंकि तुम सेटल नहीं थी। अब रिंकू 5 साल का हो गया, अब कितना लेट ईशा। इसके बाद तुम्हें लगता भी है कि तुम कंसीव कर पाओगी? वही तो, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे के ही कपड़े पहना दो, उसके खिलौने दे दो, शुरुआती दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, खर्चा होता ही नहीं। विवेक इज़ राइट भाभी, यू शुड गो फॉर इट। कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए। पता नहीं, एक बच्चा अगर नालायक निकल जाए तो दूसरा बच्चा तो बुढ़ापे का सहारा बन पाएगा। और ईशा मान जाती है, पर बच्चा करना हमारे हाथ में तो होता नहीं। बहुत कोशिश के बाद भी ईशा कंसीव नहीं कर पाती। आजकल का खान पान कैसा हो गया है, शरीर में जान कहाँ बची है किसी के जो औरत माँ बनेगी। मैंने तो पहले कहा था बहू, पहले ही कर ले बच्चा, पर पता नहीं तेरी बुद्धि कहाँ घास चलने गई थी। मैं कोशिश कर रही हूँ ना मम्मी जी, अब फिक्र मत कीजिए, हो जाएगा बच्चा। लगातार कोशिशों के बाद भी कुछ हाथ न लगने के कारण विवेक और ईशा के बीच लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी। कहाँ रिंकू को पालने के लिए वो सेकंड बेबी के बारे में सोच रहे थे, पर अब इस झंझट में रिंकू के साथ ईशा और विवेक जो वक्त बिताते थे, अब वो वक्त भी रिंकू को नहीं मिल पा रहा था। मुझे मत बोलो विवेक, देख लो मैं तो मान गई ना, ट्राई किया ना, पर कंसीव नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि फॉल्ट तुम में है। यू आर यूजलेस। वही तो, तुमने तो डॉक्टरी भी कर ली। अरे कब की, मुझे तो बताया नहीं। टेस्ट करवाया क्या तुमने अपना? जो मुंह उठाकर मुझ पर आरोप लगा रही हो, तो करवा लो ना टेस्ट। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
विवेक और निशा दोनों ही टेस्ट करवाते हैं और पता चलता है कि ना ही अब ईशा माँ बन सकती है और ना ही विवेक पापा। ये रिपोर्ट्स देखते ही दोनों डॉक्टर के सामने ही कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं कह रही हूँ कि आई एम हैप्पी कि आप दोनों कंसीव नहीं कर सकते, वरना जैसे आपने अपनी फर्स्ट चाइल्ड की हालत करके रखी है, दूसरे बच्चे की भी यही हालत होती, क्योंकि आप पेरेंटिंग में फ़ेल हो रहे हैं। लोगों ने कह दिया सेकंड बेबी होना चाहिए और आपने मान लिया। रिंकू के भाई बहन नहीं हैं तो आप बन जाओ उनके भाई बहन। आप दोनों को एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है। मैं काउंसलर का नंबर लिख देती हूँ, आप काउंसलर से मिल लीजिए। सो यू नीड काउंसलर, याद रखिए। डॉक्टर की सलाह मानकर ईशा और विवेक काउंसलर के पास जाते हैं, जहां उन्हें समझ में आता है कि उन दोनों की पेरेंटिंग में गलती कहाँ हो रही थी। 2 महीने बाद, मम्मा मुझे टेस्ट में वेरी गुड मार्क्स मिले। वो तो मिलने ही थे, अपने पापा पर जो गया है मेरा बेटा, बिल्कुल ब्रिलियंट। नहीं नहीं, मेरा रिंकू तो अपनी माँ पर गया है, स्मार्ट। मैं तो आप दोनों पर गया हूँ मम्मी पापा।